अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुबैर ख़ान फ्रॉम ज़ेटेक आईफ़ोन ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान। एक नए केस स्टडी के साथ मैं आज आप लोग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये डिवाइस है 12 प्रो। आज हमें रिसीव हुआ है, इसको रिपेयर करना है। ये फ़ोन हमें इस कंडीशन में रिसीव हुआ है, इसकी लेयर सेपरेट की हुई है। फिज़िकली मैंने जब चेक किया तो बोर्ड के ऊपर भी काम किया हुआ है। इस फ़ोन की केस हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ, ये फ़ोन जब हमारे पास आया तो ये फ़ोन डेड था। टेक्नीशियन का कहना यह है कि हमारे पास जब ये फ़ोन आया तो चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आया था। चार्जिंग रिपेयर करते हुए फ़ोन हमसे डेड हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कंपोनेंट रिमूव किए हुए हैं। अब ऐसा क्यों है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये कंपोनेंट क्यों रिमूव कर देते हैं। हालांकि विदाउट प्रॉब्लम को डायग्नोस किए उस लाइन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। हालांकि जस्ट एक कंपोनेंट का या किसी एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है, किसी एक कैपेसिटर की वजह से प्रॉब्लम होता है। अगर वो एक लाइन में सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो जस्ट एक कैपेसिटर को रिमूव करने से अगर वोल्टेज में ब्लॉकेज हो रही है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको वेरीफाई होना चाहिए कि कौन सी लाइन में किस कैपेसिटर को आपने रिमूव करना है और वो कौन सी वोल्टेज वाली लाइन है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कैपेसिटर आपको शॉर्ट नज़र आता है तो आप उसको रिमूव कर दें। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जीपीयू सर्किट में भी जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जीपीयू सर्किट में, ई कोर के सर्किट में कुछ जीआर वैल्यू जो होती है नियर टू ग्राउंड होती है। जीपीयू सर्किट में जीआर वैल्यू नियर टू ग्राउंड होती है, उनको सवाब की नीयत से रिमूव कर देते हैं विदाउट प्रॉब्लम को डायग्नोस किए। अब ये फ़ोन हमारे पास जब आया तो डेड कंडीशन में था, पीएमयू रिलेटेड प्रॉब्लम था। पीएमयू को हमने चेंज किया, फ़ोन ऑन हो गया, बट बोर्ड ओवरहीट हो चुका था, जिसकी वजह से इसमें ऑडियो रिलेटेड सर्किट में भी प्रॉब्लम है। अब ऑडियो रिपेयर करते हैं किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया। मैंने इसकी जीआर वैल्यू जब चेक की तो यहाँ पे देखिए एक पैड है जहाँ पे जीआर वैल्यू मुझे मिसिंग मिल रही है। यहाँ पे जीआर वैल्यू होनी चाहिए जो कि नहीं है। और ये एक पैड है एसपीआई प्रोटोकॉल का। एसपीआई प्रोटोकॉल में क्लॉक सिग्नल का ये पैड है जो कि सीपीयू से ये सिग्नल कोडेक आईसी में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कोडेक आईसी का और सीपीयू का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ये SPI AP2 कोडेक क्लॉक सिग्नल है जो कि CPU से ये सिग्नल कोडेक आईसी में इन नहीं हो रहा। SPI प्रोटोकॉल में सबसे पहले CPU क्लॉक सिग्नल सेंड करता है स्लेव को, उसके बाद जो है मीसो मास्टर इन स्लेव आउट, उसके बाद मूसी मास्टर आउट स्लेव इन। उसके बाद CPU जिस भी सर्किट से कम्युनिकेट करना चाहता है तो एक चिप सेलेक्ट का सिग्नल सेंड करता है। तो इसमें जो क्लॉक सिग्नल है वो ही हमारा CPU से नहीं आ रहा। तो आप 10 मरतबा कोडेक आईसी को चेंज कर लें तो कोडेक आईसी काम नहीं करेगा। मैंने इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सारी चेक कर ली थी, वोल्टेज सारे ठीक हैं जो कोडेक आईसी को रिक्वायर्ड हैं, बट एक क्लॉक सिग्नल है SPI प्रोटोकॉल में जो कि CPU से नहीं आ रहा। तो आज हम इसको रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि चूँकि बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था तो हो सकता है ये पैड ड्राई सोल्ड हो गया हो CPU से, जिसकी वजह से क्लॉक सिग्नल कोडेक आईसी में इन नहीं हो रहा और कोडेक आईसी काम नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम को हमने डायग्नोस कर लिया है, प्रॉब्लम को वेरीफाई कर लिया है, तो इसी वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। CPU हम रिमूव करेंगे, उसके बाद नीचे ट्रैक को देखेंगे।
CPU रिमूव हो गया, फिज़िकली मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ट्रैक डैमेज है। हो सकता है ओवरहीट होने की वजह से वो ट्रैक जो है ड्राई सूल हो गया हो, या CPU से बोर्ड की लेयर से वो ट्रैक ख़राब हो या डैमेज हो। अब चूँकि बोर्ड की फ़िज़िकली हालत बहुत ख़राब है, तो इसलिए मैं बोर्ड को चेंज कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड को रिपेयर भी करूँ तो हो सकता है ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम मैं ठीक करूँ तो उसमें एक दो और प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंपोनेंट काफ़ी सारे रिमूव किए हुए हैं और हो सकता है किसी और सर्किट के ऊपर भी काम किया हुआ हो। मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है जिसके बूटिंग एम्पेयर मैंने वेरीफाई कर लिए हैं। बूटिंग एम्पेयर विदाउट CPU विदाउट नैंड के ठीक हैं। इस बोर्ड के ऊपर हम प्रोसेसर को, नैंड को और लॉजिक EEPROM को लगा के वेरीफाई करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने काफ़ी मर्तबा देखा होगा, बोर्ड स्वैपिंग का। बट बोर्ड स्वैपिंग के लिए या CPU के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करें। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं CPU को रिमूव भी कर रहा हूँ तो रीज़न क्या है। जैसा कि आपने देखा कि CPU से एक क्लॉक सिग्नल SP प्रोटोकॉल में कोडेक IC में नहीं जा रहा। अगर वो क्लॉक सिग्नल कोडेक IC में नहीं जाएगा तो SP प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं होगा और CPU और कोडेक IC का कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, तो मुझे कंफर्म हुआ कि अब मुझे CPU को रिमूव करना है, तो मैंने CPU के ऊपर काम किया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। CPU हम रिमूव करेंगे तो हमें वेरीफाई होगा कि आया कि CPU रिलेटेड कोई ट्रैक डैमेज तो नहीं है। अब यहाँ पे बोर्ड जो कि मैंने रेडी किया है, इसमें एक रेजिस्टेंस थोड़ी अपनी पोजीशन से हिली हुई है, तो इसको हम अपनी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम लॉजिक EEPROM को भी, ओरिजिनल लॉजिक EEPROM इसमें शिफ्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस मैंने इसलिए फास्ट किया हुआ है क्योंकि आपने ये प्रोसेस कई मरतबा देखा हुआ है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हम बोर्ड को चेंज कर रहे हैं, और वो भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके फिर हम बोर्ड को चेंज कर रहे हैं। प्रोसेसर के ऊपर हमने काम भी किया है, तो पहले हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है। तो अब ये मेरे पास बोर्ड पड़ा था। अब ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, बूटिंग एम्पेयर तो इसके ठीक है, बट ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बोर्ड भी ठीक है या नहीं है। बोर्ड स्वैप करने के बाद फिर मैं इसको वेरीफाई करूँगा कि आया कि ये बोर्ड ठीक है या नहीं है, या इसमें कोई इशू है। अगर इसमें कोई इशू भी होता है तो हम इसको ठीक करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसके ऊपर प्रोसेसर और नैंड को लगा के वेरीफाई करते हैं, इसके बूटिंग एम्पेयर चेक करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होते हैं तो मैं हमेशा उन कंपोनेंट को लगा देता हूँ। CPU की लेयर को क्लीन कर लिया है। मैंने काफ़ी मर्तबा आप लोग को बताया हुआ है, बोर्ड स्वैपिंग जस्ट एक प्रैक्टिकल वर्क है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बोर्ड स्वैप करना। बोर्ड स्वैप करने के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। जब आप देखें कि फ़िज़िकली बोर्ड डैमेज हो, या आपको देखें कि कोई ऐसा सिग्नल, कोई ऐसी लाइन है जो कि CPU रिलेटेड है, तो आपको फिर बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। या तो आप देखें कि बोर्ड की कंडीशन फ़िज़िकली लेयर से कोई डैमेज है, तो आप बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट CPU क्लीन हो गया है। ये प्रोसेस मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है, जहाँ पे आपको समझाना होगा तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँगा।
वीडियो को स्लो कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15 दिसंबर वाला बैच कंप्लीट फुल हो गया है। अभी कुछ स्टूडेंट रब्ता कर रहे हैं तो वो हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरा बैच कंप्लीट होने से पहले पहले बुकिंग हो जाती है, तो काइंडली अगर आपने ज्वाइन होना भी होता है तो आप अपनी सीट कंफर्म कर लिया करें, ताकि मुझे पता हो कि आपकी सीट कंफर्म है और आपको मैंने सीट अलाउ करनी है। वो CPU ऑलरेडी रिवॉल्व हो गया है, इसको हमने रीसेट भी कर लिया है। ओके, CPU ऑलमोस्ट हमने लगा दिया है। CPU लगाने के बाद मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं बूटिंग एम्पेयर वेरीफाई करता हूँ। बूटिंग एम्पेयर परफेक्ट हैं, फ़ोन DFU मोड पे जाना चाहिए इस कंडीशन में। कुछ लोग गलती करते हैं, बोर्ड के बूटिंग एम्पेयर वेरीफाई नहीं करते, CPU लगा देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि किसी बग सप्लाई की वजह से या LDO सप्लाई की वजह से बोर्ड पहले ही शॉर्ट था, तो CPU लगाया तो बोर्ड में शॉर्टेज है, तो समझते हैं कि शायद CPU रिलेटेड प्रॉब्लम है या CPU सही से नहीं लगा। तो हमेशा कोशिश किया करें कि CPU लगाने से पहले आप जो आपके पास CNC बोर्ड है या आप iCruel वाले बोर्ड को रेडी कर रहे हैं तो उसके बूटिंग एम्पेयर हमेशा वेरीफाई कर लिया करें। हमारे पास 95% ऐसे फ़ोन आते हैं जो ऑलरेडी रिपेयर्ड होते हैं, बोर्ड के ऊपर काम किया होता है, तो हमारी कोशिश होती है 100% कि हम वही बोर्ड को रेडी करें। बट ऐसे फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो आगे 2-3 और प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती हैं। जब फ़ोन फ्रेश कंडीशन में आता है तो 100% वही बोर्ड रिपेयर होता है। और फ्रेश फ़ोन के ऊपर टाइम भी कम लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हम चेक करते हैं फ़ोन को। फ़ोन ऑन हो गया है, लोगो आ गया है। ओके, इस फ़ोन को
जब मैंने चेक किया तो इसका टच काम नहीं कर रहा था। फ़ोन तो कंप्लीट ऑन हो गया था बट टच इसका काम नहीं कर रहा था। चूँकि ये बोर्ड मैंने स्क्रैप से उठाया था, उसको रेडी किया, फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेसर लगाया, नैंड लगाई, लॉजिक की प्रम लगाया। तो बूटिंग कंपेयर तो मैंने वेरीफाई कर लिए थे, लेकिन अभी इस बोर्ड में टच रिलेटेड प्रॉब्लम है। कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद मुझे प्रॉब्लम लगा कि टच सर्किट रिलेटेड इसमें जो 5 वोल्ट रिक्वायर्ड हैं वो नहीं मिल रहे। तो अब ये आईसी लगा हुआ है जो कि फ़िज़िकली मुझे नज़र भी आ रहा है कि ये अपनी पोजीशन पे नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड स्वैप करने के बाद आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपको बोर्ड स्वैपिंग करने के बाद भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की एक लाइन है जो कि 5 वोल्ट मुझे नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिज़िकली ये आईसी अपनी पोजीशन पे भी नहीं है। इस आईसी को मैं रिप्लेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए तो इसके पैड सही से अपनी पोजीशन पे नहीं थे, तो आईसी अपनी सही से पोजीशन पे नहीं था, जिसकी वजह से टच काम नहीं कर रहा था। दूसरे बोर्ड से हम ये आईसी रिमूव करके लगा देते हैं। अब देखिए, हर आईसी को आपको रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आईसी को उस पोजीशन से रिमूव करें कि नीचे ट्रैक जो है सही पोजीशन में हो, दोबारा आपको आईसी रिवॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस कॉइल को भी हम लगा देते हैं। ये कॉइल अपनी पोजीशन पे सही से फिक्स नहीं हो रही थी क्योंकि इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी। ओके, तो अभी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया कि हमारा टच का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। काइंडली मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कुछ नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है मेरी वीडियो देख के, या आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाता रहूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। ओके, टच वर्किंग कंडीशन में है। अभी मैंने बोर्ड जो स्वैप किया है उसका एक लो बैंड आईसी जो है वो मैं चेक कर रहा हूँ। ये मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये मैं आईसी का नंबर क्यों चेक कर रहा था। जिनको पता है वो ज़रा कमेंट्स में मुझे बताइए। इसमें डिफरेंस होता है, जो कि 12 सीरीज़ है उसमें 4G और 5G का डिफरेंस होता है लो बैंड आईसी का। अगर आप 4G का 5G में लगा देंगे तो RFFE सर्किट में प्रॉब्लम आएगा, बेसमेंट सर्किट में नहीं, RFFE सर्किट में प्रॉब्लम आएगा। नेटवर्क नहीं काम करेगा। फ़ोन के अंदर जो ही आप सिम डालेंगे नो सर्विस सर्चिंग पे चला जाएगा और डायल पैड पे IMEI नंबर भी नहीं आएगा, जो कि 12 सीरीज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है।
फटाफट हम लेयर को पैक कर लेते हैं, इसको क्लीन करके ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर आप भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने हैंड स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को डायग्नोस करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को इजीली फिक्स नहीं कर पाते, तो हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि बेहतरीन लेवल पे काम कर रहे हैं। हमें खुशी होती है जब वो फीडबैक हमें देते हैं कि सर पहले जो हमसे प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो पा रही थी, हम इजीली प्रॉब्लम को डायग्नोस भी कर पाते हैं और प्रॉब्लम को फिक्स भी कर पाते हैं। तो दिल से दुआ निकलती है और खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला सभी स्टूडेंट को कामयाब करे। ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फाइनली हम इसको कंप्लीट पार्ट्स लगा के बोर्ड को हाउसिंग में रख के चेक कर लेते हैं। चूँकि इस फ़ोन का मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, बट मैं साउंड आपको वेरीफाई करा सकता हूँ जो कि हमारे पास फ़ोन आया था साउंड रिलेटेड सर्किट में। उनकी बैटरी लो है। ओके जी, फाइनली फ़ोन रेडी हो गया है। कस्टमर पासवर्ड हमारे पास नहीं है, बट अभी आप जब चार्जिंग लगाऊंगा तो आपको साउंड की आवाज़ आएगी। देखिए फाइनली फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फाइनली फ़ोन रेडी हो गया है, कंप्लीट फ़ोन हमारा रेडी है। अब हमारे पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड कस्टमर खुद ही लगाएगा और खुद ही चेक करेगा। बाकी चार्जिंग ओके। साउंड का जो इशू था साउंड रिलेटेड, मैं जो ही चार्जर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो मैं इसका साउंड चेक नहीं कर सकता। जो ही चार्जर लगाऊंगा तो आपको साउंड की आवाज़ आएगी, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरीके से भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आपके पास भी कोई एप्पल डिवाइसेस है और आईफोन की प्रोफेशनल रिपेयरिंग और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ज़ेटेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान विज़िट कर सकते हैं, या आप अपने फ़ोन हमें पार्सल भी भेज सकते हैं।